हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं एक और इस मूवी की स्टोरी लेके, जिसका नाम है केरला स्टोरी। आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, पर शायद कहीं ना कहीं इसको हम सिर्फ कहानी के तौर पे ना ले तो अच्छा होगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि हमारे देश की सच्चाई है। क्योंकि कैसे हम सबको पता है कैसे कुछ नौजवानों को धर्म परिवर्तन के नाम पर टेररिस्ट बनाया जा रहा है, और ये सब हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि आप सब जाइए और इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, स्पेशली लड़कियाँ। क्योंकि कहीं न कहीं जाने अनजाने हम लड़कियाँ प्यार में वो सब कर देती है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ इस मूवी में भी दिखाया गया है। तो आज ये जानते हैं उन पीड़ितों की कहानी को, लेकिन उसको जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें फातिमा नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो अफगानिस्तान की जेल में पुलिस के बीच बैठी है और पुलिस उससे कुछ पूछताछ कर रही है। वो पूछती है, तुम आईएसआईएस कब ज्वाइन करी? तो फातिमा बताती है, मैंने आईएसआईएस कब ज्वाइन की, ये जानने से पहले क्यों और कैसे ज्वाइन की, जानिए। असल में ये लड़की फातिमा जो होती है, ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। इसका असली नाम शालिनी होता है, जो कि भारत के केरला में रहती है। उस टाइम आतंकी संगठन आईएसआईएस सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक फैल चुका था। ये लड़की पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, इसको आगे जाके नर्सिंग करनी थी। अभी इसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी, तो ये आगे जाके केरला के कैसर गोल्ड कॉलेज में अपना एडमिशन लेती है। वहाँ पे इसकी दोस्ती इसकी 4 रूममेट से होती है, जिसका नाम शालिनी तो ये खुद थी, गीतांजलि, नीमा और आसिफा होता है। यहाँ पर शालिनी और गीतांजलि तो हिंदू थी, वहीं पर नीमा एक कैथलिक थी और आसिफा एक मुस्लिम थी। ये चारों अपना रूम शेयर करती थी, जिस वजह से इनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। लेकिन ये तीनों आसिफा के खौफनाक इरादों से बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि हमें मूवी की स्टार्टिंग में बता दिया जाता है आसिफा जो है वो अपने द्वारा लड़कियों का माइंड वॉश करके उनको अपने उसमें धर्म में परिवर्तन कर लेती है। हम ये सब लड़के असेंबली में थे, हम देखते हैं एक आदमी इनकी फ़ोटो खींच रहा होता है। फ़ोटो खींचने के बाद वो किसी को भेजता है, साथ ही हमें आसिफा के साथ के कुछ और लोग दिखाए जाते हैं। ये सब इनकी गैंग थी। ये काम करते थे क्या, ये सिर्फ लड़कियों को देश से बाहर भेजते थे, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। आसिफा इन सब लड़कियों को खाना खाने के लिए बाहर ले जाती है, जहाँ पर आसिफा और नीमा खाना खाने से पहले हाथ जोड़ के प्रेयर करती है। तो शालीन से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? तो आसिफा बोलती है, हम अपना खाना खाने से पहले अपने अल्लाह को याद करती है। आसिफा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बारे में बात करती है, और यहाँ तक भी बोल देती है कि तुम्हें और किसी और भगवान को मानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अल्लाह को मानना चाहिए। आसिफ़ा उनको यहाँ ये भी बोल देती है कि हिंदू रिलीजन के जो गॉड होते हैं वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वो अपने बच्चों को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। आप मूवी देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे हमारे गॉड के बारे में क्या क्या बोला गया। असल में होता है क्या है, इन तीनों लड़कियों का घर हॉस्टल से काफ़ी दूर होता है और आसिफ़ा का काफ़ी पास। आसिफ़ा बोलती है, तुम्हें अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ पे अपने घर जैसा महसूस होगा। असल में आसिफ़ा के पास अपने रूममेट्स को अपने परिवार और अपने धर्म से दूर ले जाकर उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराने का एक गुप्त मिशन होता है। इसके लिए वो अपने 2 नकली भाइयों का भी सहारा लेती है, जिसका नाम रामेश और अब्दुल होता है। वो इनको उनसे मिलवाते हैं, उनकी दोस्ती करवाते हैं, और यहाँ तक इसके बाद वो को अपने घर तक भी खींच लाती हैं। यहाँ पर ये लड़कियाँ अभी भी इन तीनों के खौफनाक इरादों से बिल्कुल अनजान थी, और यहाँ पे ये बिल्कुल अपने कट्टरपंथी पे बोलते हैं, इसको जो ये बोलते हैं वो करती है, वो करने लग जाती है। और यहीं पे इस स्टोरी के साथ हमें कुछ साल आगे की स्टोरी भी एक दिखाई जाती है, जिसमें शालिनी मतलब उफ़ फ़ातिमा और उसका पति भी है, लेकिन उसका पति रामीज़ नहीं बल्कि इसाक नाम का एक और आदमी होता है, और ये लोग अफ़गानिस्तान से सीरिया जाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस शालिनी के साथ ये सब कैसे हुआ, ये तो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। जब ये अफ़गानिस्तान में एंटर करते हैं तो इनको चारों तरफ से कटी हुई बॉर्डर सर दिखते हैं, जिसकी वजह से फ़ातिमा को वो उल्टी हो जाती है, और यहाँ पे हमें मालूम होता है कि जो फ़ातिमा है वो प्रेग्नेंट है, और जो फ़ातिमा का पति इसाक है वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में रहकर आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। लेकिन जिस माहौल में ये लोग अभी रह रहे होते हैं वो माहौल बहुत ज़्यादा बेकार होता है, बुरा होता है। यहाँ पे लड़कियों को बुरी तरह मार दिया जाता है। अगर कोई लड़की यहाँ पर लिपस्टिक लगाई हुई पाई जाती है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। अगर यहाँ कोई भागने की कोशिश करता है तो उसको सबके सामने मार दिया जाता है। यहाँ हमें मालूम है कि फ़ातिमा प्रेग्नेंट है, और ये भी पता है कि इसका पति इसाक है, पर ये बच्चा इसाक का नहीं बल्कि किसी और का होता है। ये जानने के बाद भी इसाक इसके साथ ज़बरदस्ती करता है, इसका रेप करने की कोशिश करता है, और ये सारी बातें फ़ातिमा प्रेज़ेंट में अपने ऑफ़िसर्स को बताती है, जिसके बाद फिर स्टोरी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। और
आसिफ़ा उन सभी लड़कियों को अपने रिलीजन के सब चीज़ें सिखाती है और बताती है। आसिफ़ा का बॉस उस पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि बहुत टाइम होने के बाद भी वो अभी तक उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाई थी। वो उनके धर्म से उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तन नहीं करवा पाई थी। तो यहाँ आसिफ़ा प्लान बनाती है, जब वो लड़कियाँ मॉल जाती है और पीछे से कुछ लड़कों को भेज देती है मॉल में, जो वहाँ जाकर उनसे बदतमीज़ी करते हैं, ज़ोर-ज़बरदस्ती करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। पर यहाँ होता है क्या है, जो बाकी लोग होते हैं वो सिर्फ़ तमाशा देखते हैं। जब ये लड़की रोती हुई रूम पर वापस आती है तो आसिफ़ा इनको बोलती है, तुम्हारे साथ ये सब तो होना ही था क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहना। क्या तुमने कभी सुना है हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती करी है? तो आसिफ़ा की ये बात सुनकर ये लड़कियाँ हिजाब पहन लेती है सिर्फ़ अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए। अब ये हिजाब तो पहन लेती है, इनको सेफ भी महसूस होता है। पर यहाँ पर होता क्या है, ये अभी भी आसिफ़ा के खौफनाक इरादों से बिल्कुल अनजान थी क्योंकि आसिफ़ा का प्लान तो कुछ और ही होता है। यहाँ पर वो आसिफ़ा इन लड़कियों को कुछ ऐसी बातें बताई जिससे इनका ब्रेन वॉश होना तो पक्का ही तय था। और दूसरी तरफ गीतांजलि और अब्दुल का प्यार और गहरा होता जा रहा था। ऐसा आज तक उन लड़कियों को कभी भी फील नहीं हुआ था, इसलिए जो भी वो लड़की बोलते वो लड़कियां चुपचाप करती रहती थी और साथ में रात भी बिताने लगती थी। कुछ दिनों बाद शालिनी और गीतांजलि अपने घर गई और जब शालिनी की माँ उसको देखती तो वो बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि इन्होंने हिजाब पहना होता है। यहाँ तक कि वो लड़कियाँ ये भी बोल देती हम हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाएंगे। वो अब अल्लाह को मानेंगी, ना कि भगवान को। यहाँ जैसे ही वो लड़कियाँ वापस आती है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो शालिनी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ जो रमेश होता है वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि इन दोनों के रीज़न अलग होते हैं। तो आसिफा बोलती है अगर शालिनी अपना धर्म परिवर्तन करा लेगी तो क्या तुम उससे निकाह कर उसे कबूल करोगे उसके बच्चे को? तो रमेश हाँ कर देता है। अब यहाँ पर शालिनी अपना धर्म चेंज कर लेती है और उसके साथ साथ ही गीतांजलि भी अपना धर्म चेंज कर लेती है। तो धर्म परिवर्तन कराने के बाद अब गीतांजलि और शालिनी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने लगी थी। अब यहाँ जो गीतांजलि का बॉयफ्रेंड होता है अब्दुल, अब वो उससे यहाँ पर उसके कुछ न्यूड्स पिक्चर मांगता है जो कि गीतांजलि को देनी भी पड़ती है। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो शालिनी के साथ थी क्योंकि अब होता क्या है, शालिनी प्रेग्नेंट होती है और रामीज उसको यहाँ पर छोड़कर चला जाता है जो कि इसको बिल्कुल कबूल नहीं तो होता। वो आसिफा के पास जाती है, आसिफा उसको लेकर मौलवी के पास जाती है। मौलवी बोलते हैं तुमने निकाह से पहले ये सब करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तो तुम्हें अल्लाह ही माफ़ नहीं करेगा क्योंकि रामी जो है अब वो देश छोड़कर चला गया अपनी माँ के साथ। अब वो कहीं बाहर रहता है, वो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ मौलवी उसको एक इसाक नाम के आदमी के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, वो तुमसे निकाह भी करेगा और तुम्हारे बच्चे को कबूल भी करेगा। तो अब यहाँ पे शालिनी का माइंड वॉश कुछ इस तरीके से हो जाता है कि मौलवी और आसिफा जो जो बोलते हैं वो उसको सिर्फ करना ही पड़ता है बस। तो इसी के चलते वो यहाँ पर इसाक जो होता है उससे यहाँ पे निकाह कबूल कर लेती है ना चाहकर भी। क्योंकि शालिनी अब प्रेग्नेंट थी, वो अपने वापस घर भी नहीं जा सकती थी। लेकिन जैसे ही निकाह की खबर इसकी माँ को पता चली तो वो दौड़ती हुई इसके पास आई। वो अपनी बेटी को देखकर बिल्कुल हैरान थी क्योंकि उसकी बेटी ने निकाह कर लिया था। वो दोनों आपस में बात भी करना चाहते थे, बहुत बातें करनी थी, उसकी माँ उसको मनाना चाहती थी। लेकिन जो मौलवी के लोग होते हैं वो शालिनी को उसकी माँ से उस बात नहीं करने देते, वो शालिनी को ले जाते हैं। यहाँ शालिनी को पहले बताया गया था वो लोग कोलंबो जा रहे हैं अपने हनीमून के लिए, लेकिन असल में होता है क्या, वो लोग सीरिया जा रहे होते हैं। और यहाँ शालिनी बैकग्राउंड में अपने ऑफिसर को बताती है उनके लिए वीज़ा और पासपोर्ट की डिटेल चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने यहीं पर शालिनी का नाम फातिमा रखा था और वो लोग सारे प्रोसेस कंप्लीट करके वो पहले कोलंबो ही जाते हैं। पर यहाँ पर होता क्या है, जो गीतांजलि होती है उसको अब्दुल कॉल करके बोलता है कि तुम भी अपना धर्म चेंज कर लिया है तो मेरे साथ सीरिया चलो। तो यहाँ पर गीतांजलि अब्दुल को साफ मना कर देती है मैं अपने इंडिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तो अब्दुल उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारी न्यूड्स फोटो वायरल कर दूँ। अब गीतांजलि को यहाँ पर कुछ समझ आ जाता है कि हम इनके एक जाल में फंस चुकी हैं। तो गीतांजलि अब्दुल को बोलती है तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। तो अब गीतांजलि अपने घर वापस आ जाती है, उसकी फैमिली भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। पर जो मौलवी अब्दुल होता है वो अब गीतांजलि की कुछ काम नहीं आती, तो वो उसकी जितनी भी फ़ोटोज़ होता है वो इंटरनेट पे वायरल कर देता है। तो इससे गीतांजलि सुसाइड कर लेती है। अब अगले गाने हमें दिखाया जाता है नीमा, जो कि शालिनी को कॉल करती है, जो कि कोलंबो में होती है। उसको सारी बातें बताती है कि हमारे साथ ये एक जाल है, हमें बारी बारी उसमें फंसा गया है, हमारा माइंड वॉश करके। और ये भी बताती है कि गीतांजलि ने सुसाइड कर ली। यहाँ नीमा उसको अपने बारे में भी बताती है कि मुझे भी आसिफा ने एक लड़के से मिलवाया था, हम डिनर पे गए थे,
वहाँ पे उसने मेरे साथ मतलब ड्रिंक में कुछ मिलाया, मुझे बेहोश करा, अपने घर ले गया। वहाँ बहुत सारे आदमियों ने मेरे साथ दुष्कर्म करे। अब ये सब सुन के शालिनी बहुत ज़्यादा घबराती है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं शालिनी को इसाक पर थोड़ा बहुत भरोसा था। लेकिन वो जिस माहौल में रहते थे, वो माहौल बहुत ही ज़्यादा बेकार था। वहाँ लड़कियों की कोई कदर नहीं थी, वो उसको बुरी तरह मारते, व्यवहार करते और भी बहुत मतलब काट-वाट, और ये भी बोलते अगर किसी ने भागने की कोशिश करी तो उसको मार दिया जाएगा। यहाँ पे जितनी भी औरतें थी सब शालिनी की तरह ही लाई गई थी। अब होता क्या है, कुछ दिनों बाद शालिनी को बच्चा होता है। तो इस बच्चे के बारे में शालिनी सबसे पहले अपनी माँ को बताना चाहती है। तो उसके पास तो फ़ोन नहीं था, तो वो किसी और औरत के फ़ोन से अपनी माँ को मैसेज करती है, क्योंकि अगर वो कॉल करती तो वो पकड़ी जाती। तो जैसे ही वो मैसेज करके बाहर आती है, कुछ आदमी आते हैं और उस औरत को मार देते हैं। शालिनी किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद कुछ दिनों बाद कुछ लोग शालिनी के पास आते हैं और वो बोलते हैं जो उसका पति इशाक था वो शहीद हो गया है। बताओ, ऐसे भी शहीद। छोड़ो खैर। तो वो लोग ज़बरदस्ती शालिनी को वहाँ से ले जाते हैं, उसके बच्चे को। और आगे जाके जहाँ पे शालिनी जाती है वो वहाँ पे देखती है उसकी जैसे बहुत सारी औरतें थी जो कि इसी तरह लाई गई थी। जहाँ शालिनी को उसके बच्चे से भी अलग कर देते हैं। अब इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। शालिनी शालिनी को आगे जाके पता चलता है जो इशाक है वो जिंदा है, उसने भी बस उसका एक यूज़ ही किया है। और यहाँ वो पुलिस वालों को बताती है कि उनका जो ग्रुप था उसमें से हर रोज़ एक लड़की के साथ बुरी तरह व्यवहार किया जाता था और उनके साथ रात भर दुष्कर्म किए जाते थे। यहाँ दूसरी तरफ हम नीमा को देखते हैं जो पुलिस वालों के पास पहुँचती है और पुलिस वालों को वो सब बताती है जो उनके साथ हुआ है। लेकिन उन पुलिस वाले उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि यहाँ नीमा उन्हें बता तो नीमा यहाँ उनको बताती है केरल में हर साल कई साल बहुत सारी लड़कियों को उनका धर्म परिवर्तन कराता है और वो लड़कियां गायब हो जाती है, लेकिन उनके बारे में अभी तक आपको कुछ नहीं पता। वो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती हैं और दूसरी तरफ देखते हैं उन लड़कियों को एक जगह से दूसरी तरफ ले जाया जाता है। यह शालिनी ने मैपिंग काफ़ी अच्छे से करी है, तो ये पूरा आइडिया लगाती है कहाँ से भागा जा सकता है। तो वो यहाँ से भागने की पूरी तैयारी करती है, वो यहाँ से भाग भी जाती है, उसके साथ दो लड़कियाँ और भाग जाती है। लेकिन वो आदमी उन लड़कियों को मार देते हैं और शालिनी यहाँ से भागने में कामयाब होती है। लेकिन आगे जाकर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर कुछ सोल्जर उसको पकड़ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं जो ये कहानी है ये यहीं आगे से स्टार्ट हुई है। यहीं से शालिनी ऑफिसर्स को वो सारी बातें बता रही होती है। मूवी के एंडिंग में हम इन फैमिली वालों के मतलब जो विक्टिम होते हैं उनकी फैमिली वालों के रियल इंटरव्यू भी देखते हैं कि कैसे उनकी बेटियों को बहला फुसला के उनका धर्म चेंज कराया गया, वो सब हमें दिखाया जाता है। और कहानी के एंड में हम गीतांजलि के पेरेंट्स को भी देखते हैं जिनकी बेटी ने सुसाइड कर ली थी और उनके घर को भी उन टेररिस्ट के ग्रुप ने जला दिया था क्योंकि उनकी बेटी उनके खिलाफ गई थी। और साथ में ही नीमा का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है जो कि इन सब की आंखों देखी गवाह थी, मतलब उसके साथ ही सब हुआ था। नीमा यहाँ पे बताती है कि उसके साथ तो बहुत सारे आदमियों ने बलात्कार किया था, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था जानवरों की तरह। और नीमा ये भी बताती है कि आज भी यहाँ केरल में ये सब चीज़ें होती रहती है और अगर कानून ने कुछ भी नहीं किया तो और भी लड़कियां उनका शिकार होती रहेगी। खुद नीमा जिसके साथ ये सब हुआ था उसने पुलिस को अपना ये सारा मतलब स्टेटमेंट दिया है। अभी तक टोटल 32,000 लड़कियां सामने आई है जो पिछले कहीं 10 सालों में ऐसे उनका धर्म परिवर्तन करके उनको टेररिस्ट बनाया गया है। लेकिन आज भी जो इनके आरोपी थे अब्दुल, अरीम और इसाक, वो आज भी ज़िंदा है सिवाय इसाक के। इसाक अपनी जंग में शहीद हो गया था और जो अब्दुल है वो आज भी एक पिज़्ज़ा की शॉप चला रहा है और अरीम जो है वो दूसरे देश जाके एक एजेंसी संभाल रहा है। तो क्या हमारा कानून कुछ नहीं करेगा इनके लिए? क्योंकि कहीं न कहीं आज भी शालिनी और गीतांजलि जैसी ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनके सपने तो बहुत कुछ करने के होते हैं। जैसे शालिनी का था नर्सिंग बन के लोगों की मदद करने का, लेकिन यहाँ पर ये लोग करते क्या है, ये उसको एक टेररिस्ट बना देते हैं, सुसाइड बॉम्बर, जो लड़की दूसरों की जान बचाना चाहते थे वो दूसरों को मारना चाहती है। बस इसी तरह यहाँ पे इन सब की कहानियाँ दिखाई गई हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जाइए और मूवी को ज़रूर देखिए और दूसरों की बातें मानने से पहले हमें अपने धर्म के बारे में, अपने भगवानों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, ना कि किसी की ऐरी गैरी की बातों में आ जाना चाहिए।
तो बस इन द एंड यही कि थैंक यू सो मच। आप जाइए इस मूवी को ज़रूर ज़रूर और ज़रूर ही देखिए। अपनी फ्रेंड, चाहे आप अपनी फ्रेंड के साथ देखिए, अपनी वाइफ के साथ देखिए, अपनी मदर के साथ देखिए, अपनी सिस्टर की, और जितना ज़्यादा हो सके आप दूसरों को इस मूवी को देखने के लिए प्रोत्साहित करें कि जाइए, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जिससे हमारी आंखें खुल जाएगी। ये आज की सच्चाई है कि कैसे नौजवानों को भटकाकर उनको आतंकवादी बनाया जा रहा है। अभी कुछ साल पहले भी ऐसी कुछ बातें हमारे सामने आई थी। ऐसी एक मूवी अभी पहले भी कश्मीर फाइल्स आई थी, उसमें भी हमें ये सब दिखाया गया था कि कैसे। और इस मूवी में ये भी बताते कि आने वाले कुछ सालों में सरकार बोलती है कि जो केरला है वो इस्लामिक धर्म में पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी तेज़ी से ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है कि क्या करें। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।